आज के मुख्य समाचार। हिमाचल में भाजपा की सुनामी। भाजपा पहले ऑपरेशन लोटस पर जवाब दे, जगत सिंह नेगी। बल्देहा धर्मपुर सड़क पर शुरू हुआ मेटलिंग कार्य। चिनूक पंचायत में निर्माण कार्यों पर विवाद। हिमाचल पर्यावरण दिवस पर प्रदेश भर में होंगे विशेष कार्यक्रम। अर्की अस्पताल में महिला की मौत मामले में परिजन पहुंचे लोक भवन। शिमला में दोपहर बाद झमाझम बारिश और ओलावृष्टि। पालमपुर के सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने उठाया वित्तीय देनदारियों का मुद्दा। अब समाचार विस्तार से। चिनूक पंचायत के अंतर्गत आने वाले राजकीय प्राथमिक विद्यालय में निर्माण कार्य को लेकर विवाद लगातार गहराता चल रहा है। ग्रामीणों और अभिभावकों ने आरोप लगाया है कि विद्यालयों में 2 कमरों और शौचालयों के निर्माण के लिए जारी की गई सरकारी राशि का सही ढंग से उपयोग नहीं किया गया, जिससे पूरे मामले में पारदर्शिता पर गंभीर प्रश्न खड़े हो रहे हैं। जानकारी के अनुसार शिक्षा विभाग द्वारा विद्यालय प्रबंधन समिति SMC को 2 कमरों के निर्माण के लिए लगभग 2 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई थी। इस राशि से विद्यालयों में विभिन्न निर्माण कार्य कराए जाने थे, जिसमें कमरों के अंदर और बाहर टाइल्स लगाना, खिड़की और दरवाजों का निर्माण तथा पेंटिंग का कार्य शामिल था। हालांकि स्थानीय लोगों का आरोप है कि यह कार्य अधूरा प्रतीत होता है। आरोप है कि दोनों कमरों में केवल सीमित संख्या में खिड़कियां लगाई गई और दरवाजों का निर्माण भी संतोषजनक नहीं है। इसके अलावा टाइल्स और पेंटिंग का कार्य भी मानकों के अनुरूप नहीं किया गया, जिससे निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ग्रामीणों ने यह भी बताया कि शौचालय के रखरखाव के लिए शिक्षा विभाग द्वारा 5,000 रुपए की अतिरिक्त राशि दी गई थी। बावजूद इसके शौचालय की स्थिति खराब बनी हुई है और वह उपयोग के योग्य नहीं है। मामले को और उलझाने वाली बात यह है कि कुछ कार्यों को निजी स्तर पर यानी संबंधित व्यक्ति द्वारा अपने पैसे से करवाए जाने की बात भी सामने आई है। इससे यह सवाल उठता है कि जब सरकारी फंड उपलब्ध था तो निजी खर्च की आवश्यकता क्यों पड़ी और वास्तविक खर्च का हिसाब क्या है। ग्रामीणों और अभिभावकों ने इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच की मांग की है। उनका कहना है कि यदि समय रहते इस पर कार्यवाही नहीं की गई तो न केवल सरकारी धन का दुरुपयोग जारी रहेगा, बल्कि बच्चों को मिलने वाली बुनियादी सुविधाएं भी प्रभावित हो गई। स्थानीय प्रशासन और शिक्षा विभाग से इस मामले में जवाबदेही तय करने की अपेक्षा की जा रही है। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि संबंधित अधिकारी इस विवाद को सुलझाने और दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए क्या कदम उठाते हैं। तो ये देख रहे हैं आप, इसको SMC ने काम कराया है। इसके लिए 2 लाख रुपया आया था। तो इसमें ये सारा टाइल वर्क हुआ है। नीचे अभी काम चला हुआ है, इसमें थोड़ा सा काम रहा हुआ है। ये सारा नीचे टाइल है, ऊपर को 3-3 फुट टाइल है इसमें, और अंदर दोनों रूम में नीचे टाइलें है लगी हुई दोनों में। और जो ये खिड़की दरवाजे, इसमें पहले लकड़ी के दरवाजे खिड़की थी, वो सारे दीमक ने खा दिए थे। तो इसको सारी खिड़की निकाल के इसमें लोहे की खिड़की और शीशे, और इसमें एक रूम में 3 खिड़कियाँ हैं और दूसरे रूम में भी 3 खिड़कियाँ हैं। तो 6 खिड़कियाँ हैं और 2 दरवाजे हैं इसमें लगे हुए। सारे खिड़की दरवाजे इसके चेंज हुए हैं इसमें। तो और लाइटिंग, प्रॉपर लाइटिंग इसमें हुई है सारे में, अंदर बाहर सारे में लाइटिंग हुई है इसमें। और कलर इसमें हुआ है और हो रहा है, थोड़ा सा बचा है अभी। तो ये काम 2 लाख रुपए में हुआ है। ये देख लो जी, ये खिड़की है, इसमें प्रॉपर जालियाँ लगी है पीछे से। ये सारे ऊपर से, इसके ऊपर खिड़कियों के ऊपर ये नए बनाया है अभी। ये और ऊपर को जो ये काम किया है, ये पंचायत ने काम किया है, जिसके लिए 8 लाख रुपया आया था। जो ऊपर वाली मंजिल है, इसके लिए 8 लाख रुपया आया था। तो ये पंचायत ने किया है जी। और फिर ये टॉयलेट का काम किया है, इसके लिए पेरेंट्स ने खुद अपने पैसे इकट्ठे करके
ये काम कराया है। ये टाइल वर्क सारा नीचे सारे में इसमें ये डाल के सारे बच्चों को हाथ धोने के लिए सब ये खुद अपने पैसे से कराया है यहाँ पे। इसके लिए सिर्फ 5,000 रुपये आया था, जिसका खर्चा इसमें पूरा रंग वगैरह सब कुछ इसमें ये करके अंदर बाहर सारे में इसमें टाइलें लगी है, ये नीचे टाइलें लगी है। तो इसमें 15-20 हज़ार रुपये का खर्चा आया था। तो एक खुद पेरेंट्स ने पैसे इकट्ठे करके खुद काम कराया है इसका। तो ये देख लो जी, मतलब पेरेंट्स को खुद काम कराना पड़ रहा है स्कूलों में अपने पैसों से। और इसके लिए 2 लाख रुपए आया था। तो ये काम हुआ है 2 लाख रुपए का। ये सारे शीशे शूशे वगैरह सब कुछ कंप्लीट है। थोड़ा सा रंग रहा हुआ है इसमें, 1 दिन का काम। और ऊपर को जो ये है इसके लिए 8 लाख रुपए आया था। तो ये पूर्व प्रधान मनोज कुमार जी ने इसको लिए बनाया था। ना इसमें गटर है, ना सीलिंग है, ना खिड़कियों में ग्रिले है, कुछ भी नहीं है इसमें। तो ये देख लो जी, मतलब ये 2 लाख रुपए 8 लाख के ऊपर भारी पड़ रहे हैं जी। ये हाल है जी हम यहाँ पे। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता संदीपनी भारद्वाज ने पंचायती राज संस्थानों नगर निकाय चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक सफलता पर प्रदेश की जनता, पार्टी नेतृत्व व समर्पित कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में भाजपा की सुनामी बह रही है और चुनाव परिणामों ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ जनता के गहरे आक्रोश को स्पष्ट रूप से सामने ला दिया है। संदीपनी भारद्वाज ने कहा कि भाजपा ने प्रदेश नेतृत्व के मार्गदर्शन में संगठित और प्रभावी रणनीति के साथ चुनाव लड़ा, जिसका सकारात्मक परिणाम पूरे प्रदेश के सामने है। उन्होंने बताया कि 4 नगर निगमों में से 3 मंडी, धर्मशाला और सोलन में भाजपा ने शानदार जीत दर्ज करते हुए स्पष्ट बहुमत हासिल किया है। वहीं पंचायती राज संस्थानों के चुनावों में भी भाजपा समर्थित उम्मीदवारों को प्रदेश भर में व्यापक जन समर्थन मिला है। उन्होंने कहा कि चुनाव परिणाम इस बात का प्रमाण है कि प्रदेश की जनता वर्तमान कांग्रेस सरकार की नीतियों, वादा खिलाफी और प्रशासनिक विफलताओं से निराश हो चुकी है। जनता ने अपने मत के माध्यम से भाजपा पर विश्वास जताते हुए सरकार के खिलाफ स्पष्ट संदेश दिया है। भाजपा प्रवक्ता के अनुसार प्रदेश में 12 जिलों में से अधिकांश में भाजपा समर्पित जिला परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनने की स्थिति में है। इसके अलावा बीडीसी स्तर पर भी भाजपा का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। उन्होंने कहा कि यह केवल चुनावी जीत नहीं बल्कि सरकार के खिलाफ जनता का मजबूत जनादेश है। संदीपनी भारद्वाज ने कहा कि शिमला जिला में भी भाजपा समर्पित उम्मीदवारों को व्यापक समर्थन मिला है। चौपाल, रोडू, रामपुर, कुमारसेन और शिमला ग्रामीण सहित कई क्षेत्रों में भाजपा समर्पित प्रतिनिधियों की जीत यह दर्शाती है कि जनता विकास और सुशासन की राजनीति के साथ खड़ी है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार चुनावों को टालने और स्थगित करने के प्रयास कर रही थी। उन्होंने इससे पहले से ही अपनी हार का अंदेशा बताया था। उन्होंने कहा कि चुनाव परिणामों ने इस आशंका को सही साबित कर दिया है। कई मंत्रियों को अपने ही क्षेत्रों में हार का सामना करना पड़ा है, जो सरकार की घटती लोकप्रियता का संकेत है। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि नगर निगमों से लेकर जिला परिषद और बीडीसी तक जनता ने भाजपा को भरपूर समर्थन देकर यह संकेत दे दिया है कि आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश में सत्ता परिवर्तन निश्चित है। नमस्कार। हिमाचल प्रदेश में अब ये भी जो पंचायतों के और म्युनिसिपल कमेटीज के चुनाव हुए हैं, उसमें जो भारतीय जनता पार्टी की एक तरफी जीत हुई है, उसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश का नेतृत्व आदरणीय राजीव बिंदल जी, विपक्ष के नेता आदरणीय जयराम ठाकुर जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व को बधाई देता हूं। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की लीडरशिप ने जिस तरह से पंचायती राज चुनाव को लड़ा, उसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। और हिमाचल की जनता का दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस सुक्खू सरकार को सबक सिखाने में कोई कमी नहीं रखी। जिस तरह से हमने 4 में से 3 नगर परिषदें जीती, एमसी जीती,
और प्रदेश में एक तरफा पंचायती राज चुनाव जीता, ये इस बात को प्रमाणित करता है कि हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सुनामी बह रही है और ये आने वाले चुनाव के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है। और मैं मांग करता हूं कि नैतिकता के आधार पर आदरणीय सुक्खू जी आज ही इस्तीफा दें और देश से नया जनादेश दें। प्रदेश के 12 जिलों में लगभग 10 से 11 जिलों में जिला परिषद की हमारी भारतीय जनता पार्टी के विचार के जिला परिषद के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन बन रहे हैं और यही हालत हमारी बीडीसी को लेकर के है। मैं जहां कार्यकर्ताओं को बधाई देना चाहता हूं, वहां पे यह बात दिख गई कि जिस तरह से सुक्खू सरकार इन चुनाव को स्थगित करने का प्रयास कर रही थी, इनको पहले से आभास था कि ये चुनाव ये जीत नहीं सकते और ये बात प्रमाणित भी हो गई। अगर हम शिमला जिला की बात करें तो जिला परिषद में हमारा कब्जा होने वाला है और 10 से 12 जो बीडीसी हमारे ब्लॉक हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहराने वाला है। चाहे चौपाल की बात हो, चाहे रोडू की बात हो, चाहे रामपुर की बात हो, चाहे ठेऊ कुमारसन की बात हो, चाहे शिमला ग्रामीण की बात हो, सब जगह भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहराने वाला है। जिला शिमला से 2 मंत्री जो अपने आप को पीडब्ल्यूडी मंत्री बोलते थे, उनके विधानसभा क्षेत्र में वो जिला परिषद का चुनाव हार गए। अनुज जी जो अपने आप को पंचायती राज का मंत्री का बहुत बड़ा मसीहा बनते थे, बहुत बड़े विभाग को चलाए हुए थे, उनके अपने गृह क्षेत्र में वहां का जिला परिषद का हमारा प्रत्याशी लगभग 10,000 मतों से जीता है। ये प्रमाणित करता है कि भारतीय जनता पार्टी की सुनामी पूरे हिमाचल प्रदेश में बह रही है। हिमाचल प्रदेश के राजस्व, बागवानी एवं जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने भाजपा नेताओं द्वारा पंचायती राज एवं स्थानीय निकाय चुनाव परिणामों को कांग्रेस सरकार के खिलाफ जनादेश बताने के दावों पर तीखा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि पंचायत और स्थानीय निकाय चुनावों को विधानसभा चुनावों का सेमीफाइनल बताना पूरी तरह भ्रामक है और राजनीतिक प्रचार का हिस्सा है। शिमला में आयोजित एक पत्रकार वार्ता के दौरान जगत सिंह नेगी ने कहा कि पंचायती राज चुनाव पार्टी के चुनाव चिन्ह पर नहीं लड़े गए हैं, इसलिए इन्हें किसी भी तरह से विधानसभा चुनावों का सेमीफाइनल कहना तर्कसंगत नहीं है। उन्होंने कहा कि भाजपा चुनाव परिणामों को लेकर सुनियोजित तरीके से एक राजनीतिक नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश कर रही है ताकि जनता का ध्यान वास्तविक मुद्दों से भटकाया जा सके। उन्होंने कहा कि गाँव में चुनाव स्थानीय समीकरणों, व्यक्तिगत संबंधों और विकास कार्यों के आधार पर लड़े जाते हैं। उन्होंने कहा कि पंचायतों में अक्सर विभिन्न विचारधाराओं और दलों से जुड़े लोग मिलकर चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं। ऐसे में किसी एक दल के खाते में सभी विजेताओं को जोड़ना सही नहीं है। उन्होंने कहा कि पंचायत व्यवस्था सामूहिक नेतृत्व पर आधारित होती है और केवल प्रधान के जीतने से पूरे पंचायत तंत्र का प्रतिनिधित्व नहीं होता। पंचायत में प्रधान, उप प्रधान और वार्ड सदस्य मिलकर निर्णय लेते हैं, इसलिए चुनाव परिणामों की व्याख्या करते समय पूरे परिदृश्य को देखना आवश्यक रहता है। राजस्व मंत्री ने दावा किया कि प्रदेश की कुल 3,754 पंचायतों में से लगभग 2400 पंचायतों में कांग्रेस समर्पित उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है। इसके अलावा करीब 2700 उप प्रधान पदों पर भी कांग्रेस समर्पित प्रत्याशी विजय रहे हैं। उन्होंने कहा कि नगर निकाय और नगर परिषदों के चुनावों में भी कांग्रेस समर्पित उम्मीदवारों को जनता का अच्छा समर्थन प्राप्त हुआ है। उन्होंने भाजपा नेताओं के उस वादे को खारिज किया जिसमें चुनाव परिणामों को कांग्रेस सरकार के खिलाफ जनादेश बताया जा रहा है। नेगी ने कहा कि जब चुनाव पार्टी सिंबल पर नहीं हो तो इन्हें सेमीफाइनल कहना गलत है।
जगत सिंह नेगी ने कहा कि भाजपा जनता को गुमराह करने के लिए चुनाव परिणामों को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश और देश के सामने कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होनी चाहिए। उन्होंने रसोई गैस की बढ़ती कीमतों का मुद्दा उठाते हुए कहा कि एलपीजी सिलेंडर लगातार महंगा हो रहा है और आम लोगों पर आर्थिक बोझ बढ़ता जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा इन जन सरोकारों के मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए चुनावी आंकड़ों की राजनीति कर रही है। खालसा टैक्स को लेकर उठे विवाद पर भी राजस्व मंत्री ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि इस विषय को जानबूझकर राजनीतिक रंग दिया जा रहा है और इसके पीछे एक सोचे समझे साजिश दिखाई देती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि हिमाचल प्रदेश में विभिन्न प्रकार के कर और शुल्क पहले से लागू है तथा वर्तमान विवाद को अनावश्यक रूप से बढ़ाया जा रहा है। हमारे प्रदेश में पंचायती राज के चुनाव बड़े जो है शांतिपूर्ण तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से जो है संपन्न हुए और इसके जो है नतीजे भी जो है 31 तारीख को फाइनली, चाहे हमारे कॉरपोरेशंस के थे, चाहे हमारे दूसरे पंचायतों के थे, सब आ चुका है। और उसके बाद जीतने वाले, हारने वाले, जश्न मनाने वाले सब कुछ हो गया। परंतु आज एक लंबा समय हो गया चुनाव के नतीजे निकलने के बाद, परंतु उसके बावजूद जो है विपक्ष जो है केवल पंचायती राज चुनाव के ही बारे में बात कर रही है और उसमें भी प्रदेश की जनता को गुमराह करने की बात हो रही है। होना तो ये चाहिए था चुनाव संपन्न हो गए और जो भी पंचायती राज संस्थाएं हैं उनको अपना काम करने दिया जाए। पहली बात तो ये है कि ये जो पंचायती राज चुनाव जो हुए हैं ये कोई हमारे पार्टी सिंबल पे नहीं हुए। ये जो है एक ओपन जो है चुनाव थे। ये ठीक है कि कॉरपोरेशन के चुनाव पंचायत से भिन्न था, वो जो है पार्टी लाइन्स पे हुए, पार्टी चुनाव चिन्ह पे हुए। उसमें भी जो है हमारे नगर जो पंचायत ये जो कॉरपोरेशन है केवल 3 के जो है 4 के जो है चुनाव हुए और उसमें 3 पे इनकी जो है पार्टी के जो लोग हैं जीते हैं, 1 में हमारे भी जीते हैं और बाकी 4 जो हमारे कॉरपोरेशन है उनके चुनाव तो अभी हुए ही नहीं है। तो इसलिए जो है 8 में से केवल 4 के चुनाव हुए, 4 में भी 3 एक आया। ठीक है, 3 में उनकी जो है लोग जीते हैं, परंतु केवल ये कहना कि अब जो है ये एक किस्म का सेमीफाइनल हो गया। आप जानते हैं कि सेमीफाइनल या फाइनल अगर कोई भी टूर्नामेंट होता कि सारी की सारी टीमें भाग लेती है उसमें, आधे अधूरे टीम भाग लेके ना तो सेमीफाइनल होता है ना क्वार्टर फाइनल होता है। तो ये तो जो है एक किस्म से ना तो सेमीफाइनल था ना क्वार्टर फाइनल था अगर कॉरपोरेशन को लेके देखें आप। हाँ, जहाँ तक जिला परिषद है, पंचायत समितियाँ हैं, हमारे पंचायत हैं, इसमें कोई पार्टी लाइन के ऊपर कोई चुनाव हुए ही नहीं है। तो उसमें ये लोगों को जो ज्वलंत मुद्दे हैं आज के तारीख में, उन मुद्दों से दूर करने के लिए इस किस्म का जो है एक जो सोची समझी एक पूरा कैंपेन जो है चलाया जा रहा है ताकि और काम होना और जो ज्वलंत मुद्दे हैं उनसे लोगों का ध्यान जो है से पार है। जो हमारे डोमेस्टिक है वो भी 1200 से पार है और वो भी मतलब मिल नहीं रहा है, ब्लैक में लेना पड़ रहा है। लाइनों में लोग को एलपीजी लेने के लिए भी लाइन में खड़े होना पड़ रहा है। इन मुद्दों को जो है नजरअंदाज कराने के लिए, लोगों का ध्यान बटाने के लिए ये रोज एक ही डंका पीट रहे हैं कि भाई पंचायती राज है और ये भी तथ्यों के विपरीत है। अगर आप पंचायती राज चुनाव पार्टी है, पंचायत जो है पूरा प्रधान, उप प्रधान और उसके जितने वार्ड मेंबर्स होते हैं उनकी मेजोरिटी के ऊपर ही काम होता है, क्योंकि पंचायत के अंदर जो भी कोई भी काम होना है वो प्रस्ताव के द्वारा मेजोरिटी से पास किया हुआ प्रस्ताव होता है, उसी के ऊपर जो है निर्णय अकेला प्रधान कुछ नहीं कर सकता है। इसी तरह से पंचायत समिति का जो चेयरमैन बनता है वो ठीक है कि समिति के मेंबर उसको चुनते हैं और एक पर्टिकुलर आदमी चुना जाता है, परंतु वो भी चेयरमैन भी सर्वसम्मति वो नहीं है वो कि उसको भी अगर कोई भी पंचायत समिति में काम कराना है तो अगर 15 का quorum है तो 15 के मेंबर्स का सहयोग उसको चाहिए, कम से कम 8 लोग तो उसके साथ चाहिए। अगर प्रस्ताव पास होगा तभी उसका काम होगा। और इसी तरह से जिला परिषद का है। अब जिला परिषद में ये बात ठीक है कि इन्होंने जो है इसमें बड़ा हल्ला पा रखा है कि इन्होंने, पर यहाँ भी कोई हमारे चुनाव चिन्ह पे नहीं है। व्यक्तिगत जो है लोगों की अपनी जो उस इलाके में
चाहे क्षेत्रवाद को लेकर राज को देखा जाए, अगर प्रधानों को देखा जाए या पंचायतों को देखा जाए, तो इसमें भी टोटल जो पंचायतें हैं वो करीब करीब आपके जो है आज की तारीख में 3754 पंचायतों में कोई 2400 पंचायतें ऐसी जहां पर हम लोग भी कह रहे हैं कि हमारे साथ जो लोग कह रहे हैं कि पार्टी को जो है समर्पित है वो लोग जीते हैं। और इसी तरह से उप प्रधान 2600 के करीब है। वार्ड मेंबर का तो कोई बात ही नहीं कर रहा, हम भी नहीं कर रहे, वो भी नहीं कर रहे। सबसे जरूरी तो वार्ड मेंबर है, प्रधान हमारा भी हो उनका भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वार्ड जहाँ पूरे जो है टोटल 52 में से जो है ज्यादातर तो कांग्रेस के जीते, 53 में से 29 कांग्रेस के जीते हैं। तो ये सारी बातें जो है लोगों को केवल गुमराह कर रहे हैं। मेरा इनसे प्रश्न है, पंचायती राज चुनाव हुए कैसे? ये कोई भाजपा की सोच नहीं थी। आजादी के समय भाजपा तो थे ही नहीं, ये तो आजादी के भी खिलाफ थे। इनकी जो विचारधारा जिनके साथ जुड़े हुए हैं वो तो तिरंगा को भी नहीं मानते थे। 2003 में तो जाके तिरंगे को इन्होंने लगाया। वंदे मातरम कहते हैं, उस समय इस वंदे मातरम को भी ये गाते नहीं थे, राष्ट्रगान को ये नहीं गाते थे। और ये तो यहाँ तक की है कि आजादी भी नहीं मांगते थे, ये तो कहते थे कि अंग्रेजी ठीक है। परंतु अधिकारी लोगों ने इसमें अपने जो है आहुति दी, जिसमें भगत सिंह से लेकर चंद्रशेखर आजाद से लेकर महान नेता हुए। परंतु उस समय ये जो बीजेपी है इनका नामो निशान नहीं था। और ये जो विचारधारा के जिसके साथ ये जुड़े हुए हैं आज भी इस देश की एकता और अखंडता के लिए घातक है। ये जो पंचायती राज की सोच है महात्मा गांधी जी की सोच थी, जिसको संविधान के अंदर कांग्रेस ने लगाया। और राजीव गांधी जी ने 1993 में जो है पहली बार संविधान के 73rd और 74th संशोधन को लाकर ये सुनिश्चित किया कि पूरे देश में पंचायतों के जो है 3-tier सिस्टम होगा। पंचायतों के इलेक्शन जो है हर 5 साल में अनिवार्य रूप से होंगे। और पंचायती राज संस्थाओं में एससीज को अगर ये आरक्षण मिला है, ये सब कांग्रेस की विचारधारा के कारण है। ये तो उस विचारधारा के लोग हैं जो आरक्षण के विरोधी हैं। हिमाचल प्रदेश एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में सेवानिवृत्त कर्मचारियों की लंबित वीडियो देनदारियों और पेंशन लाभों को लेकर एक पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। इस दौरान सेवानिवृत्त कर्मचारियों और पेंशनरों ने विश्वविद्यालय प्रशासन तथा राज्य सरकार के खिलाफ अपना विरोध जताया। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले 3 वर्षों में जिन सेवानिवृत्त कर्मचारियों का निधन हो चुका है, उनके परिवारों को अब तक बकाया राशि का भुगतान नहीं किया गया है, जबकि सरकारी नियमों के अनुसार मृत्यु के बाद निर्धारित समय के भीतर सभी देनदारियों का निपटारा किया जाना चाहिए। पत्रकार वार्ता में पेंशनरों के प्रतिनिधि ने कहा कि विश्वविद्यालय के कई पूर्व कर्मचारियों की मृत्यु हो चुकी है। नियमों के अनुसार मृतक कर्मचारी के परिजनों को 1 सप्ताह के भीतर आवश्यक दस्तावेज जमा करने होते हैं और प्रक्रिया पूरी होने के बाद सरकार तथा संबंधित संस्थान द्वारा कर्मचारी के लंबित वीडियो देनदारियां, पेंशन लाभ और अन्य बकाया राशि जारी की जाती है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि पिछले 3 वर्षों के दौरान जिन परिवारों ने सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली है, उन्हें भी आज तक भुगतान नहीं किया गया। पेंशनरों ने इसे अत्यंत गंभीर समस्या बताया। उन्होंने कहा कि कई परिवार आर्थिक संकट से गुजर रही है। कुछ परिवारों के सामने रोजमर्रा के खर्च चलाना भी मुश्किल हो गया है। उन्होंने कहा कि जिन कर्मचारियों ने अपना पूरा जीवन विश्वविद्यालय और कृषि क्षेत्र की सेवा में बिताया, उनके निधन के बाद उनके परिवारों को आर्थिक सहायता के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर काटने पड़ रही है। प्रतिनिधियों ने आरोप लगाया कि सरकार की ओर से हर बार यही कारण बताया जाता है कि प्रदेश आर्थिक तंगी से गुजर रहा है और फिलहाल भुगतान के लिए प्राप्त बजट उपलब्ध नहीं है। पत्रकार वार्ता के दौरान एक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दा भी उठाया गया। पेंशनरों ने कहा कि उन्हें संशोधित पेंशन भत्तों और अन्य वित्तीय लाभों का भी भुगतान समय पर नहीं किया जा रहा है। विशेष रूप से 1 जनवरी 2016 के बाद सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को अब तक कई वित्तीय लाभ लंबित पड़े हुए हैं। उन्होंने बताया कि करीब 4 वर्षों से पेंशन से जुड़े कई मामलों का समाधान नहीं हो पाया है। साथ ही उन्होंने बताया कि जिससे सेवानिवृत्त कर्मचारी मानसिक और आर्थिक परेशानियों का सामना दिन प्रतिदिन करते जा रहे हैं। संवेदनशील मामले हैं, लेकिन सभी ओर से संवेदनहीनता है। उनके प्रति मैं आपके समक्ष कुछ एक जो बहुत ही संवेदनशील मामले हैं वो आपके समक्ष रखना चाहूँगा, जिससे कि सभी सेवानिवृत्त कर्मचारियों की आवाज़ जो है, उनका वित्तीय संकट जो है वो सरकार तक पहुँचे, विश्वविद्यालय प्रशासन तक पहुँचे। विश्वविद्यालय प्रशासन के समक्ष तो हम समय समय पर इन बातों को रखते भी रहे हैं, लेकिन वो भी अपनी ओर से आर्थिक संकट को देखते हुए वो असहाय हैं, कहते कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते।
सबसे पहले तो मैं एक इतना संवेदनशील मामला है कि अगर सेवानिवृत्त कर्मचारी कोई भी वो किसी कारणवश उनकी मृत्यु हो जाती है, उनके आगे उनके परिवार के आगे एकदम से जो वो आर्थिक संकट पैदा हो जाता है, तो जो एक प्रावधान है कि जब कभी भी जो जिसकी मृत्यु हो गई है सेवानिवृत्त कर्मचारी की, तो उनके जो आजीवन बकाया राशि होती है, सरकार में प्रावधान है कि आज उनके पास सारे डॉक्यूमेंट उनको सबमिट करो, तो वो जो है वो 7 दिन के अंदर अंदर जो है वो पैसा उस परिवार को मिल जाता है। हमारे विश्वविद्यालय में पिछले 3 साल का तो हमें जो ज्ञान है कि कुछ एक कर्मचारी ऐसे हैं जो उनकी मृत्यु हो चुकी हुई है, सारे इन्होंने अपने कागज जो है जो उसके लिए रिक्वायर्ड होते हैं वो दे दिए हुए हैं, लेकिन उनकी बकाया राशि जो है वो अभी तक जो है वो उनको नहीं दी जा रही। कारण कि जी पैसा नहीं है, सरकार पैसा देगी तो हम भी दे देंगे। इतना संवेदनशील मामले के ऊपर भी संवेदनहीनता अगर सरकार की हो, विश्वविद्यालय प्रशासन की हो, तो बहुत दुख भरा ये समय है सभी इनके लिए कर्मचारियों के, सेवानिवृत्त कर्मचारियों के। इसके साथ ही इसके बाद में एक और आपके ध्यानात बात लाना चाहता हूँ कि पेंशन अलाउंस जो है वो भत्ता दिया जाता है, पेंशन का भत्ता, जो एक प्रावधान है सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए। वो 65 साल पे, 70 साल पे, 75 साल पे, 80 साल पे, 85 साल पे, 90 साल पे, 95 साल पे और 100 साल की उम्र को जब पार कर जाते हैं तो इस उम्र के इसमें सभी को एक पेंशन भत्ता दिया जाता है। अब हिमाचल सरकार में जो सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं उनको ये जो पेंशन भत्ता है वो जो भी संशोधित पेंशन है 1/16 से उसके ऊपर दिया जा रहा है विश्वविद्यालय में, कृषि विश्वविद्यालय में। हालांकि मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि ये सोलन यूनिवर्सिटी है, उसमें भी ये जो है वो संशोधित पेंशन के ऊपर ये वित्तीय भत्ता दिया जा रहा है। परंतु हमारे विश्वविद्यालय में जब हमने इनके समक्ष रखा कि जी हमें क्यों नहीं संशोधित इस पर दिया जा रहा है, कहते जी ये हमारे पास वित्तीय संकट है। सरकार कहती है, उनके वित्त सचिव कहते हैं जो फाइनेंस कमेटी में होते हैं, वो कहते हैं कि अभी आप पुराने पे दीजिए, जब आपके पास पैसा होगा तो ले सकते। पैसा आएगा कहाँ से, ये हमारी भी समझ से पड़ेगी। एक और मैं आपके ध्यानार्थ बात लाना चाहता हूँ कि सरकार में ये प्रावधान है कि जिस दिन से ये पेंशन अलाउंस जो भत्ता है, जिस दिन से 65 साल करेगा, कोई पूरा 70 साल पूरा करेगा, उसी महीने से वो पेंशन भत्ता उसको पेंशनर को मिल जाएगा। परंतु यहाँ पर तो 3-3 साल से, कोई 65 साल का हो गया उसको 68 साल तक ये पेंशन भत्ता नहीं मिल रहा है, और जो 3 साल का उसका बकाया राशि है उसके लिए कोई भी देनदारी विश्वविद्यालय प्रशासन देने में असमर्थ है। तो ये भी एक बहुत ही संवेदनशील मामला है। जाएंगे तो जाएंगे कहाँ सेवानिवृत्त कर्मचारी को 90 साल का है, को 95 साल का है। मैं एक मेरे पास एक ऐसा उदाहरण आया कि उन्होंने, वो 82 साल के हैं, उन्होंने मुझे कहा कि जी मेरी पेंशन के बारे में आप देखना, मुझे पता नहीं लगा। जब मैंने उनकी पेंशन के बारे में देखा मुझे लगा कि ये शायद पेंशन इनको कम मिल रही है। जब मैं पेंशन ब्रांच में अपने विश्वविद्यालय के गया तो लगभग उनको 15,000 रुपया पेंशन पिछले 2 साल से कम मिल रही है। कौन उनका बकाया देगा, कब उनको राशि दी जाएगी? 82 साल उनकी उम्र है, हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? इसी के साथ एक और मैं आपके ध्यानार्थ जो एक और जो संवेदनशील मामला है वो है, देखिए सेवानिवृत्त कर्मचारी के लिए जो उसमें सेवा काल होता है उसमें अर्जित अवकाश होता है। वो अर्जित अवकाश जो है वो उसके बदले में उसने सेवाएं दी हैं, उसके अवकाश में उसने छुट्टी नहीं ली है। वो जो अवकाश उसका 300 दिन का जो होता है उसके बदले जो उसको नकद राशि दी जाती है उसके सेवानिवृत्ति के ऊपर। और इसमें देखिए वो जो भी कर्मचारी होता है वो उसने उस अवकाश के लिए सेवाएं दी हैं विश्वविद्यालय के लिए, किसी भी संस्थान के लिए। परंतु जब उसकी सेवानिवृत्ति होती है उसने 2 साल पहले अपनी पूरी जो है प्लानिंग की होती है कि मुझे सेवानिवृत्ति के ऊपर इतना पैसा मिलेगा, मैं बच्चों की शादियां करूंगा, मैं अपने ये घर बनाऊंगा। परंतु आजकल हालात ये हो गए हुए हैं कि सेवानिवृत्ति के ऊपर कोई भी पैसा किसी कर्मचारी को नहीं मिल रहा है। हिमाचल प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है। राजधानी शिमला वीरवार दोपहर बाद
हुई तेज बारिश और ओलावृष्टि से मौसम सुहावना हो गया है, जबकि प्रदेश से ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी और निचले क्षेत्रों में बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने प्रदेश के 5 जिलों में तूफान और ओलावृष्टि को लेकर ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया है। राजधानी शिमला में दोपहर बाद अचानक मौसम बदला और तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि शुरू हो गई। कुछ समय तक हुई भारी बारिश से शहर का तापमान गिर गया और लोगों को गर्मी से राहत मिली। हालांकि कई स्थानों पर ओलावृष्टि के कारण लोगों को असुविधा का सामना भी करना पड़ा। वहीं बुधवार को कुल्लू जिले के ऊंची घाटी, रोहतांग दर्रा, लाहौल घाटी के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी दर्ज की गई। रोहतांग दर्रे में बर्फबारी होने से वहां पहुंचे पर्यटकों के चेहरे खिल उठे। पर्यटकों ने बर्फबारी और ठंडे मौसम का भरपूर आनंद लिया। मनाली और आसपास के क्षेत्रों में भी झमाझम बारिश हुई, जिससे पूरे क्षेत्र में मौसम खुशनुमा हो गया। लाहौल के कोकसर और इसके आसपास के क्षेत्रों में भी तेज बारिश दर्ज की गई। दूसरी ओर ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर और कांगड़ा जैसे मैदानी जिलों में बुधवार को मौसम सामान्य और साफ बना रहा। हालांकि इन क्षेत्रों में तापमान में अधिक वृद्धि दर्ज नहीं की गई है। मौसम विभाग केंद्र शिमला के अनुसार प्रदेश में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से मौसम का मिजाज आगामी दिनों तक बना रहेगा। विभाग ने 5 जून को कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सिरमौर जिलों के लिए तूफान, तेज हवाओं और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने लोगों को खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने और अनावश्यक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में आवाजाही से बचने की सलाह दी है। मौसम विभाग का अनुमान है कि प्रदेश में 6 जून तक मौसम खराब बना रह सकता है। इस दौरान कई क्षेत्रों में बारिश, गरज, चमक और ओलावृष्टि की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। हालांकि 7 जून से मौसम में सुधार आने की और अधिकांश क्षेत्रों में धूप खिलने की संभावना भी बताई गई है। तापमान की बात करें तो देहरा, गोपीपुर और पांवटा साहिब में मंगलवार रात न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो प्रदेश का सबसे अधिक रहा। इसके अलावा शिमला में 15.8 डिग्री, धर्मशाला में 17.6, ऊना में 21.8, नाहन में 18.7, सोलन में 17.0, मनाली में 15.0, कांगड़ा में 22.0, मंडी और चंबा में 19.3 तथा बिलासपुर में 23.5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया है। इस बीच मौसम पूर्वानुमान और प्राकृतिक आपदाओं की सटीक जानकारी उपलब्ध करवाने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम उठाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के मौसम संबंधी सटीक पूर्वानुमान और प्राकृतिक आपदाओं की समय रहते चेतावनी जारी करने के उद्देश्य से जम्मू में क्षेत्रीय मौसम विभाग केंद्र RMC स्थापित किया जा रहा है। इस केंद्र के शुरू होने से तीनों क्षेत्रों में मौसम संबंधी जानकारी और आपदा प्रबंधन प्रणाली को और अधिक मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि बदलते मौसम के इस दौर में किसानों, बागवानों और आम लोगों को मौसम विभाग द्वारा जारी चेतावनियों और पूर्वानुमान पर विशेष ध्यान देना चाहिए, ताकि किसी भी संभावित नुकसान से बचा जा सके। प्रदेश में फिलहाल मौसम की गतिविधियां जारी रहने की संभावना है और अगले 2 दिनों तक लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। एलके अस्पताल में कथित चिकित्सकीय लापरवाही के दौरान महिला की मौत के मामले में न्याय की मांग को लेकर मृतका के परिजन आज शिमला स्थित लोक भवन पहुंचे। इस दौरान मृतका सीमा शर्मा के पति हंसराज और अन्य परिजनों ने हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को एक ज्ञापन सौंपकर मामले की निष्पक्ष एवं स्तरीय जाँच करवाने तथा दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की मांग उठाई है। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल प्रशासन और चिकित्सकीय स्टाफ की कथित लापरवाही के कारण 44 वर्षीय सीमा शर्मा की जान गई। उन्होंने कहा कि परिवार गहरे सदमे में है और उन्हें अब तक न्याय नहीं मिल पाया है। ऐसे में मामले की निष्पक्ष जांच कर सच्चाई सामने लाई जानी चाहिए, ताकि दोषियों की जवाबदेही तय हो सके। मृतका के पिता हंसराज ने कहा कि उनकी पत्नी को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां पथरी के ऑपरेशन के दौरान उनकी तबियत बिगड़ गई और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने आरोप लगाया कि ऑपरेशन के दौरान अत्यधिक रक्तस्राव हुआ, लेकिन समय रहते उचित चिकित्सकीय प्रबंधन नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि यदि समय रहते आवश्यक कदम उठाए जाते तो उनकी पत्नी की जान बचाई जा सकती थी। हंसराज ने राज्यपाल से मांग की है कि मामले की जांच किसी स्वतंत्र एजेंसी या स्तरीय समिति से करवाई जाए, ताकि पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके। उन्होंने कहा कि यदि इस मामले में दोषियों के खिलाफ कार्यवाही नहीं होती है तो भविष्य में भी ऐसी घटनाएं हो सकती हैं। लोक भवन पहुंचे परिजनों और उनके समर्थकों ने भी प्रशासन से हस्तक्षेप करने की मांग उठाई है। उनका कहना है कि स्वास्थ्य संस्थानों में मरीजों की सुरक्षा
और गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवाएं सुनिश्चित करना सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी है। यदि किसी स्तर पर लापरवाही हुई है तो उसके लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। ज्ञापन में राज्यपाल से अनुरोध किया गया कि मामले की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित की जाए, दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाए तथा पीड़ित परिवार को न्याय दिलाया जाए। परिजनों ने कहा कि जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलेगा तब तक वे अपनी आवाज उठाते रहेंगे। मैं हंसराज शर्मा गांव चुनाड़ से और तहसील अक्की डिस्ट्रिक्ट सोलन से आपके बीच में प्रेजेंट हुआ हूँ। तो मेरी जो घरवाली थी वाइफ सीमा शर्मा, वो सिविल हॉस्पिटल अर्की में अपने इलाज के लिए गई और उसको 12 mm की पथरी जो है डिक्लेयर हुई थी। उस दौरान जो है जिस दिन हमारा ऑपरेट होना था, हम 18 तारीख को वहाँ पे गए। 18 और 19 को हम वहीं पे रहे। उनके सारे पैरामीटर चेक किए गए। उसके उपरांत उनका क्या नाम होना था, ऑपरेट होना था। तो उस दिन भी उन्होंने सारे चेक किए, फिर भी सारे क्या नाम पैरामीटर ठीक थे। कोई बीपी नहीं था, कोई शुगर नहीं था। और उसके बाद ओटी के अंदर गए 10:30 बजे के आसपास। फिर हम तो बाहर ही रह गए, ओटी के बाहर। हमारे को तो अंदर जाने की क्या नाम नहीं है, परमिशन ना दी उन्होंने। वैसे मैं बोलता भी रहा कि मेरे साथ अंदर चलो या मेरे को अंदर ले चलो, लेकिन वो नहीं हमारे को ले गए। उसके बाद करीब कोई 12:30 के आसपास हलचल होनी शुरू हो गई उनके बीच में, जो नर्स ऊपर नीचे दौड़ रही थी। फिर हमें भी थोड़ा आभास हुआ कि चलो मेजर नहीं होगा इतना, क्योंकि नर्स ही जा रही है। उसके बाद वहाँ से डॉक्टर भी निकले, 1-2 डॉक्टर आए, वो अंदर गए। उसके बाद फिर से निकल आए बाहर। फिर हमारे को भी थोड़ा शक होना शुरू हो गया। उसके कोई आधा घंटा बाद जो डॉक्टर थे हमारे सर्जन धीमान जी, वो बाहर आए। उन्होंने बोला कि इनको दिल का दौरा पड़ा है और आप IGMC शिमला ले जाओ। उसके पश्चात हमने देखा अंदर, जब हम अंदर गए, मेरे साथ मेरे ज्वाइन जी थे दिनेश शर्मा जी, जो कि दाड़ला से हैं। तो उन्होंने देखा कि वो अंदर वो गए, मैं तो बाहर ही रह गया। मेरे को तो उस टाइम बस शॉट जैसा लग गया, मैं कुछ भी नहीं कर पाया। उसके बाद उन्होंने देखा कि सारे स्क्रीन जितनी भी होती है अंदर लगे हुए इंस्ट्रूमेंट, वो सब बंद थे या क्या नाम था, कोई मतलब मूवमेंट नहीं थी क्या नाम है। अब इसमें हम क्या बोल सकते हैं। हमारे सामने जो सीमा आई क्या नाम पे, तो उनकी आंखें भी बंद थी और मुंह में वो पाइप लगी हुई थी, उससे ब्लड भी आ रहा था। और उसी दौरान मैं तो बिल्कुल टूट चुका था उस टाइम, और उनको ले जा रहा था कि चलो। फिर वो जो साथ थे डॉक्टर के साथ और डॉक्टर वगैरह, उन्होंने ही साथ स्ट्रेचर को ले जाके जो है गाड़ी में नीचे छोड़ा। हम तो सीढ़ियों से गए नीचे, हमारे को इतना भी क्या नाम नहीं रहा कि हम उसके साथ जाए। उन्होंने टच तक नहीं करने दिया हमारे। उसके बाद हम IGMC के लिए दौड़ पड़े गाड़ी में। फिर वो हमारे पास वो सेशन वगैरह दिया हुआ था, उसको मैं दबा रहा था, टायर के ऊपर मैं बैठा था खुद। और एक हमारे साथ जो साथ में होता है एम्बुलेंस में कर्मी था, उनका ही वो बीच में ब्लड को निकाल रहा था सेशन पाइप द्वारा। और हम लोग 3 थे उसमें, एक मेरे ज्वाइन थे, एक मेरे भाई साहब थे गांव के ही, और एक मैं था, और एक हमारे साथ वो थे जो एम्बुलेंस में होते हैं। बाकी वो करते रहे। जब हम यहाँ पे पहुँचे, हम पहुँच गए यहाँ पे लगभग 45 मिनट में। तो उन्होंने जो है डिक्लेयर किया, आँखें वगैरह चेक की। उसके बाद ECG करवाई उनकी, तो ECG डेड आई। उन्होंने बोल दिया कि थे तो 1.5-2 घंटा पहले एक्सपायर हो चुके हैं। हमारे साथ एम्बुलेंस में बैठे थे, हमने उनसे भी पूछने की कोशिश की कि पेशेंट है कि कुछ क्या दिक्कत। बोलो मैं नहीं बता सकता भाई कुछ भी। IGMC से आपको ऐसा बोला? IGMC से तो जो भी क्या नाम हुआ वो क्या नाम था। बाकी ये बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। हमारा जब पेशेंट अर्की में ही डेथ हो गया था, हमारे को बता देते। जब हमारा पेशेंट सीरियस हुआ
हमारे को उस टाइम बता देते, अंदर जाके होता ही है सबको कि लास्ट टाइम में किसी का मुख दिख जाए। अब तो क्या बोल सकते हैं उनको, ये उनकी बड़ी नेग्लिजेंसी है इस विषय में। सीएमओ वगैरह थे, कोई बातचीत नहीं हो पाई, ना उन्होंने कभी मेरे पास घर में भी नहीं आए कि आपके ऐसा हुआ है। चलो होती है, सिंपैथी होती है सबको, तो ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया। स्वास्थ्य मंत्री जी का बयान तो अब क्या ही बोलूँ मैं, उनको मंत्री किसने बना दिया उनको इतनी भी नॉलेज नहीं है कि पानी पीने से अगर जो पथरी का इलाज होता तो लोग हॉस्पिटल में नहीं जाते, वो घर में पानी पीते हैं। होप होती है, अब उम्मीद ही की जा सकती है कि राज्यपाल जी हमारी सुनेंगे। हमारी सुनी उन्होंने जो भी व्यथा है, अब हम पे तो बीती है। हमारे को तो न्याय चाहिए इस विषय में, और क्या नाम चाहिए, और ऐसा हो कि किसी के क्या नाम में ना हो, किसी का दबाव ना हो। अब इन्होंने जितनी भी टीम वगैरह गठित कर रखी है वो सारी वो लोकल ही है, वो एक ही घर के है करीब करीब, इसमें कोई फेरबदल नहीं है। ग्रामीण शिमला की परगना चौथा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली महत्वपूर्ण बल्देहा धर्मपुर सड़क पर लोक निर्माण विभाग PWD द्वारा मैटलिंग कार्य शुरू कर दिया गया है। लंबे समय से सड़क की खराब स्थिति से जूझ रहे क्षेत्र के लोगों के लिए यह एक बड़ी राहत भरी खबर है। सड़क निर्माण कार्य आरंभ होने के बाद स्थानीय निवासियों में खुशी का माहौल है और लोगों को उम्मीद है कि बरसात के मौसम से पहले सड़क का कार्य पूरा कर लिया जाएगा, जिससे क्षेत्र के हजारों लोगों को बेहतर यातायात सुविधाएं उपलब्ध हो सकेगी। यह सड़क क्षेत्र की कई पंचायतों और गांवों को जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण संपर्क मार्ग है। लंबे समय से सड़क की हालत खराब होने के कारण स्थानीय लोगों, वाहन चालकों, विद्यार्थियों, कर्मचारियों और किसानों को आवाजाही में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। विशेष रूप से बरसात के दिनों में सड़क पर गड्ढों, कीचड़, फिसलन के कारण आवागमन जोखिम भरा हो जाता था। कई बार वाहन चालकों को घंटों तक जाम और खराब सड़क की समस्या भी झेलनी पड़ती थी। स्थानीय लोगों द्वारा लगातार सड़क की मरम्मत और मैटलिंग की मांग उठाई जा रही थी। जनप्रतिनिधियों और विभागीय अधिकारियों के समक्ष में इस विषय को कई बार रखा गया था। अब लोक निर्माण विभाग द्वारा सड़क पर मैटलिंग कार्य शुरू किए जाने के बाद लोगों को उम्मीद जगी है कि उनकी वर्षों पुरानी मांग आज पूरी हो जाएगी। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क की स्थिति बेहतर होने से दैनिक जीवन काफी आसान हो जाएगा। स्कूल और कॉलेज जाने वाले विद्यार्थियों को सुरक्षित आवागमन की सुविधा मिलेगी। वहीं नौकरी पेशा लोगों और व्यापारियों को भी आने जाने में कम समय लगेगा। इसके अलावा किसानों और बागवानों को अपनी कृषि एवं बागवानी उपज को बाजार तक पहुंचाने में सुविधा होगी। स्थानीय निवासियों ने कहा कि सड़क की बेहतर स्थिति किसी भी क्षेत्र के विकास की आधारशिला होती है। अच्छी सड़कें न केवल लोगों की यात्रा को आसान बनाती हैं, बल्कि स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यापार और पर्यटन जैसी गतिविधियों को भी बढ़ावा देती है। बल्देहा धर्मपुर सड़क के सुधरने से क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों को नई गति मिलने की संभावना है। लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के अनुसार सड़क पर मैटलिंग कार्य निर्धारित योजना के तहत किया जा रहा है। विभाग का प्रयास है कि कार्यों को गुणवत्ता मानकों के अनुरूप और तय समय सीमा के भीतर पूरा किया जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि मौसम की अनुकूल परिस्थितियों को देखते हुए निर्माण कार्यों में तेजी लाई जा रही है, ताकि बरसात शुरू होने से पहले सड़क पूरी तरह तैयार हो सके। विभागीय अधिकारियों ने यह भी कहा कि सड़क निर्माण कार्यों के दौरान गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। निर्माण सामग्री की गुणवत्ता और तकनीकी मानकों का विशेष ध्यान रखा जा रहा है, ताकि सड़क लंबे समय तक टिकाऊ और सुरक्षित बनी रहे। क्षेत्र के वरिष्ठ नागरिकों का कहना है कि सड़क की बदहाल स्थिति के कारण कई बार मरीजों को अस्पताल पहुंचाने में कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ रहा था। बरसात और खराब मौसम के कारण समस्या और गंभीर हो जाती थी। ऐसे में सड़क के सुधरने से आपातकालीन सेवाओं को भी बेहतर सुविधा मिलेगी। स्थानीय युवाओं ने भी सड़क निर्माण कार्य शुरू होने पर खुशी व्यक्त की है। उनका कहना है कि बेहतर सड़क सुविधा से रोजगार, पर्यटन और स्वरोजगार के नए अवसर विकसित हो सकते हैं। साथ ही क्षेत्र में निवेश और विकास परियोजनाओं को भी बढ़ावा मिलेगा। ग्रामीणों ने सड़क निर्माण कार्य शुरू होने के लिए लोक निर्माण विभाग और संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि निर्माण कार्य समय पर पूरा होगा और क्षेत्र को एक बेहतर और सुरक्षित सड़क सुविधा प्रदान होगी। क्षेत्रवासियों का मानना है कि बल्देहा धर्मपुर सड़क के सुधरने से न केवल लोगों का सफर सुगम होगा, बल्कि पूरे क्षेत्र के सामाजिक, आर्थिक और विकासात्मक ढांचे को भी मजबूती मिलेगी। लोगों को अब इस बात का इंतजार है कि बरसात शुरू होने से पहले सड़क पूरी तरह तैयार होकर जनता के लिए समर्पित हो जाए, जिससे वर्षों से चली आ रही समस्या का स्थायी समाधान संभव हो पाए।
हिमाचल प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव सुशील कुमार सिंगला ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन का स्वरूप देने के लिए 5 जून को हिमाचल पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने लोगों से इन कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर भाग लेने और पर्यावरण संरक्षण के लिए अपना सक्रिय योगदान देने का आह्वान किया। शिमला सचिवालय में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि हिमाचल पर्यावरण दिवस के अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह का शुभारंभ प्रदेश के राज्यपाल द्वारा किया जाएगा। कार्यक्रमों की शुरुआत सुबह 6 बजे से की जाएगी और पूरे दिन पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता तथा जन जागरूकता से जुड़ी विभिन्न गतिविधियां आयोजित होंगी। उन्होंने बताया कि प्रदेश भर में व्यापक स्तर पर स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा, जिसके तहत जंगलों, सार्वजनिक स्थलों, पर्यटन क्षेत्रों और अन्य महत्वपूर्ण स्थानों की सफाई भी की जाएगी। इसके साथ ही पौधारोपण अभियान, पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम और जन सहभागिता आधारित गतिविधियों का आयोजन भी किया जाएगा। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करना तथा प्रकृति के प्रति उनकी जिम्मेदारी का एहसास कराना है। उन्होंने बताया कि वर्तमान समय में पर्यावरण संरक्षण एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आया है। बढ़ता प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक संसाधनों का बढ़ता दबाव चिंता का विषय है। ऐसे में केवल सरकारी प्रयासों से इस समस्या का समाधान संभव नहीं है, बल्कि समाज के प्रत्येक वर्ग को इसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण किसी एक विभाग या संस्था की जिम्मेदारी नहीं है। इसके लिए विभिन्न विभागों, शैक्षणिक संस्थानों और सामाजिक संगठनों, स्वयंसेवी संस्थाओं और आम नागरिकों की सामूहिक भागीदारी आवश्यक है। ऐसी सोच के तहत विभिन्न विभागों को एक मंच पर लाकर समन्वित प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में प्रभावी और दीर्घकालिक परिणाम प्राप्त हो जाए। तो बेसिकली मैं इसको प्रेस वार्ता तो नहीं कहूँगा, थोड़ा जो हम सर्वप्रथम मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस बार हम जो हमारा विभाग है, पर्यावरण विभाग, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, क्लाइमेट चेंज, मेरे ख्याल में फर्स्ट टाइम हम पुलिस डिपार्टमेंट के साथ, हिमाचल प्रदेश पुलिस के साथ मिलकर इस वर्ष पर्यावरण दिवस के साथ साथ चिट्टा मुक्त हिमाचल भी हमारा नारा है। तो हम ये हमारा संयुक्त प्रयास रहेगा। तो इसी कड़ी में इसमें हमने मैराथन का भी आयोजन किया है और जो मैराथन में अवार्डीज होंगे उनका अवार्ड भी दिया जाएगा, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आएंगे डिफरेंट कैटेगरीज में। सेकेंडली जो हमारे पर्यावरण विभाग की गतिविधियां होती हैं उसके अंदर भी अवार्ड दिए जाते हैं और हमने वहाँ पे कुछ 20 से 25 स्टॉल भी होंगे, जिसमें हमारी जो टेक्नोलॉजीज हमने पिछले कुछ गत वर्षों में या हमारी कुछ रिसाइकलर्स हैं, जो हमारी कुछ अचीवमेंट्स होंगी उसको भी दर्शाया जाएगा। तो जो आज प्रेस वार्ता का बेसिक मुद्दा था कि हम जैसे उम्मीद करते हैं कि लोग हमारे साथ जुड़ें। पर्यावरण का मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है कि जब तक लोग, कम्युनिटीज, समाज, सोसाइटी हमारे साथ नहीं आएगा तो हम पर्यावरण के जितने भी विषय हैं, क्लाइमेट चेंज की बात करें, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की बात करें, हजार्डस वेस्ट की बात करें, ई वेस्ट की बात करें, बायोमेडिकल वेस्ट की बात करें, किसी भी तरह के वेस्ट की बात करें। अभी आप जैसे आजकल आप देख रहे हो सोलर पैनल्स का बहुत MNRE में काम हो रहा है। तो अगर आप उस तरह के किसी भी वेस्ट की बात करें, जब तक कम्युनिटी, जब तक समाज, जब तक सोसाइटी हमारे साथ नहीं आएगी तो कोई भी विभाग, कोई भी सक्सेसफुली काम नहीं कर सकता। तो सबसे पहले हमने कोशिश की कि पहले कम से कम विभाग तो इकट्ठे हों। हम जब कम्युनिटी को जोड़ने की बात करते हैं तो जब विभाग जुड़ेंगे तो लोग भी जुड़ेंगे। तो इसी कड़ी में हमने जो पुलिस के साथ मैंने आपको बताया कि हम मिलकर काम कर रहे हैं, तो ये हमारा पहला प्रयास रहेगा। सेकेंडली, जैसे आपको पता ही है कि पत्रकार बंधु हमारे, जो हमारा जो सिस्टम है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है और पत्रकारिता है, ये हमारा चौथा स्तंभ है। तो कई बार हमें ऐसा लगता है कि मैं दिल्ली में रहा काफ़ी समय तक, तो जो पत्रकार बंधु थे हमारे अच्छे रिलेशन थे, मिलते रहते थे, कोई भी मुद्दा होता था तो बता देते थे। तो हमारा प्रयास ये है कि अगर आपके ध्यान में कोई ऐसी बात आती है तो आप हमारे ध्यान में ला सकते हैं, क्योंकि हमको मिलके काम करना है। ये नहीं कि कोई, अब अगर आप देखें तो अगर राउंड टेबल का मतलब क्या होता है कि हम सभी एक ही साइड में बैठे हुए टेबल के, आप उस साइड नहीं हो, मैं इस साइड नहीं हूँ, कि अगर हम भी समाज के लिए काम करें, आपका भी दायित्व वही है कि आप भी समाज के लिए काम करें। अगर आपको कोई भी ऐसी बात लगती है कि कोई हो सकता है 19-21 विभागों में चलता रहता है,
तो कभी भी आपको लगे कि किसी स्तर पे कुछ ऐसा आपको लगता है कि कोई इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, तो आई एम ऑलवेज वेलकम। मेरा रूम यहीं पुराने सचिवालय में है, तो आप कभी भी आपका स्वागत है। और किसी भी मुद्दे पे आपको चर्चा करनी हो, कोई फीडबैक लेनी हो, क्योंकि मेरे पास सभी के पत्रकार को बंधुओं के नंबर नहीं होते हैं, जैसे कुछ लोग करते रहते हैं, तो अगर आप मैसेज कर देंगे या मेरे लैंडलाइन पे कर लेंगे तो आई विल कॉल यू बैक जब भी मेरे पास समय हो। तो जहाँ तक ये बसों में ये डस्टबिन की बात है, तो मैंने पहले ही कहा कि अगर हमारा उद्देश्य यही है, अगर आप हमारे विभाग की बात करो, कितना बड़ा विभाग होगा, अगर आप हमारी 70 लाख की प्लस पॉपुलेशन है, उसके हिसाब से अगर आप देखोगे कि हमारे पर्यावरण विभाग में अगर आप सोचो कि एक विभाग उसको कार्यान्वित कर पाए किसी भी प्रोग्राम को, किसी भी स्कीम को, तो जो इस टाइप के मुहिम हम जो चला रहे हैं कि अवेयरनेस करें, पब्लिक को साथ लें, जब तक पब्लिक साथ नहीं होगी, मैं बार बार यही कहता हूँ कि मेरा सिंगल ऑब्जेक्टिव यही है कि जब तक हम लोगों को साथ लेकर नहीं चलेंगे, जब तक लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं। अब अगर आप स्वच्छता मिशन की बात करें, स्वच्छता में भी यही था कि लोग काम करें, नहीं तो हमारा क्या है कि हम अपना कूड़ा बनाते हैं और नीचे बाहर फेंक देते हैं। हम सोचते हैं कि जो स्वीपर है या व्यक्ति कर रहे हैं वो हमारे को क्लीन करें। तो अगर हम सब लोग सामूहिक रूप से या व्यक्तिगत रूप से इसमें मुहिम में पार्टिसिपेट करेंगे तो मेरे को लगता है कि बहुत अच्छा